एक तरफ हमारे पास स्पाइज हैं जो हवा से बातें करते हैं, रोमांस करते हैं ऑल अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड उनका कभी पसीना भी नहीं छूटता। और एक तरफ है एक स्पाई जो कि अपनी एंट्री के जस्ट बाद ही कराची की गलियों में मार खाता है, रोता है अपने देश के लिए क्योंकि वो समझता है कि क्या होता है व्हेन यू फेल योर मिशन। वन ऑफ दीज फ्रेंचाइजेस जस्ट बिकेम द हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म ऑफ ऑल टाइम, और दूसरे यूनिवर्स की छठी फिल्म रिलीज हुई और अपने पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपने साथ ले ली। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स एक बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो धुरंधर नहीं है, ना ही वो रियलिज्म है, और ना ही ये कोई ग्लैमर वर्सेस ग्रिटी डिबेट है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, और वो ये है कि वाईआरएफ डजंट अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ यूनिवर्स। अब वाईआरएफ की प्रॉब्लम को समझने से पहले ये समझते हैं कि एक शेयर्ड यूनिवर्स स्टोरी टेलिंग की टर्म्स में होता क्या है। शेयर्ड यूनिवर्स बस एक बैनर के अंडर बनी हुई मूवीज को नहीं कहते, और ना ही उसको जिसमें एक दो कैरेक्टर्स कभी कभी एक दूसरे से मिलने चले जाएं। एक शेयर्ड यूनिवर्स वो होता है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स एक टाइम में अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करते हैं विद मल्टीपल स्टोरी लाइन्स जो कि एक दूसरे से ओवरलैप करती है। इसमें एक इवेंट दूसरी फिल्म के कॉज का कारण बन सकता है, एक कैरेक्टर चॉइस सभी को अफेक्ट कर सकती है। It's where characters grows across films, where action have consequences that don't end when the credits roll. Think it of as a family. फैमिली में हर एक इंसान का एक important रोल होता है। वहाँ पे तुम बस एग्जिस्ट नहीं करते हो, you share a history with them. You carry the weight of each other's choices. When one does something, everyone gets affected by it. और अब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स देखो, 6 फिल्में और सारी की सारी सोलो एडवेंचर्स, और अगर तुम इनमें से यूनिवर्स कनेक्शन निकाल भी दो तो इतू सा भी फर्क नहीं पड़ेगा प्लॉट को। एक था टाइगर जिंदा है, और वॉर के टाइम तो ये वाईआरएफ को खुद को नहीं पता था कि वो लोग एक यूनिवर्स बना रहे हैं। पठान इज द फर्स्ट फिल्म जिसमें बाकी मूवीज के कैरेक्टर्स का कैमियो और नेम ड्रॉप है, बट इवन देन उससे भी मूवी में पिछली मूवीज का कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन नहीं है। और इवन टाइगर 3 में पठान के कैमियो से उसके प्लॉट में कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता। इट्स नॉट लाइक कि पठान डज समथिंग जिससे इट हेल्प्स टाइगर इन एनी मीनिंगफुल वे अदर देन जस्ट अ सिंपल रेस्क्यू मिशन, जो कि खुद पठान के ट्रेन सीक्वेंस का रिटर्न गिफ्ट है विद मच लेस फ्लेयर। इन लोगों का यूनिवर्स बिल्डिंग का आइडिया ही एक पोस्ट क्रेडिट सीन और एक कैमियो है, और वो भी हमें ये बताने के लिए है कि ये देखो तुम्हारे बिगेस्ट हीरोज आर इन द सेम रूम। और इवन पोस्ट क्रेडिट सीन में भी सिर्फ नेक्स्ट फिल्म को हाइप करने के लिए है। और अगर तुम यही एमसीयू में देखो तो इट वाज मोस्टली यूज्ड आइदर टू सेट अप फ्यूचर व्हिच विल अफेक्ट एवरीवन, और शोकेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट जस्ट टुक प्लेस इन द फिल्म। पर वाईआरएफ में तो ये भी ट्रेलर्स की तरह काम करते हैं कि ये लो नेक्स्ट सोलो फिल्म, बाय अ टिकट। इसे वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं, मार्केटिंग कहते हैं। टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट हाइप्स वॉर डज अल्फा, और मस्त बात तो ये है कि इन तीनों मूवीज का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तीनों मूवीज के कैरेक्टर और स्टोरी आर्क अपने अपने बबल में एग्जिस्ट करते हैं। Don't ask questions, just consume product and then get excited for next product. In an interview, Ashutosh Rana recently, while promoting his film, said, "I believe that no creation should be compared at all. Now, if we start comparing these actioners to James Bond or Mission Impossible, then where do we stand? Every work is unique and incomparable. Hence, comparison shouldn't be made." He continued, "Dhurandhar is an extraordinary and unique. If by comparing it, something is being given undue importance or is being belittled, we should reflect a little on our own perspective. I do not support this kind of comparison." And I agree with it. Comparing Dhurandhar with YRF films is dumb, because they both serve different purpose and genre. But एक जगह है जहाँ पे ये reasoning falls flat. The problem is not कि ये YRF का world glamorous है and धुरंधर का gritty. Problem ये है कि YRF की writing is lazy and धुरंधर's writing is earned. टाइगर पूरी की पूरी पाकिस्तान मिलिट्री से भिड़ जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा, बिकॉज सैलमोन बॉय। पठान को बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा, पर भाई साहब उसे ये ऐसे ही श्रग ऑफ कर देंगे क्योंकि जिंदा है। Kabir will do everything alone, cause you know he's Hrithik Roshan and he's cool. That one is fair, by the way. Biased हूँ भाई मैं, क्या कर लोगे? These are not characters. These are extension of the actors. They are action figures, and action figures can't grow क्योंकि वो जिंदा नहीं है। अब देखो जेम्स बॉन्ड को, even though he is also, बट यहाँ पे भी तुम्हें एक वेट फील होगा विद विच ही कैरीज हिमसेल्फ। डैनियल क्रेग का बॉन्ड कंपेलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो ग्रिटी या डार्क है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ही कैरीज द बर्डन ऑफ हिज चॉइसेस, द चॉइसेस ऑफ ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन, द लॉस ऑफ लव ऑफ हिज लाइफ, एंड इवन इन द लास्ट फिल्म he outlived his purpose. He doesn't cry much, but we still feel him, connect with him. Even with Ethan, he's also,
but in every film stakes feel real, and by the way his knack for caring for everyone and saving everyone have dire consequences. फॉलआउट मूवी के सारे कांड इसीलिए होते हैं क्योंकि ही कांट सैक्रिफाइस लूथर. इनविंसिबिलिटी वर्क्स व्हेन इट्स अर्न्ड, व्हेन वी सी व्हाट इट कॉस्ट्स टू बी दैट पर्सन. वाईआरएफ के आधे हीरोज हैव नो मेजर कॉन्सिक्वेंस टू बियर, सो वी फील नथिंग. आई मीन अब तुम्हारे हीरोज को अरे जुम्मे जो पठान और जनाबी आली से फुर्सत हो तो कुछ फर्क पड़े. ये शायद वाईआरएफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट एवरी मूवी सिंस पठान नीड्स अ कैमियो और एटलीस्ट अ नेम ड्रॉप फॉर द सेक ऑफ इट. इट्स लाइक अ चेकलिस्ट आइटम. पठान नीड्स टाइगर, देन टाइगर 3 में पठान आएगा और फिर एंड में कबीर का पोस्ट क्रेडिट सीन. बट एक बार खुद सोचो, पठान का टाइगर 3 में होना ना होना एक ही बराबर है. वो स्टोरी में किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ता. वो वहाँ है टू मेक द ऑडियंस क्लैप, नॉट टू सर्व द स्टोरी. और यही चीज तुम अगर MCU से कंपेयर करो तो रिमेंबर द काइंड ऑफ इम्पैक्ट टोनी हैड इन पीटर्स लाइफ इन हिज मूवी ट्रिलॉजी. मेजॉरिटी ऑफ थिंग दैट पीटर गोज थ्रू और डज इज समहाउ कनेक्टेड टू टोनी. रिमूव हिम एंड द होल फिल्म कोलैप्सेस. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कैमियो एंड अ कैरेक्टर. अभी सभी को लगता है कि फॉर वाईआरएफ यूनिवर्स टू वर्क इट नीड्स टू बिकम धुरंधर, चेंज इट्स टोन टू रियलिज्म एंड ग्रिटी. पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड तो पिछले 60 साल से उड़ रहा है, रोमांटिक वुमेन ऑल अराउंड. और वहीं मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ने हर तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश कर ली है और दोनों फ्रेंचाइज आर ह्यूज सक्सेस मोस्टली आई गेस. तो ऐसा क्या है कि बॉन्ड और ईथन वर्क, हालांकि टाइगर एंड पठान फील्स हॉलो. उसे समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड जेम्स बॉन्ड का 60 साल का इतिहास है और उसने अपने आप को हर बार अपनी दुनिया को बदलने के साथ साथ अपने आप को भी बदला है. शॉन कॉनरी का जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड जैसा नहीं है. Bond is the guy who is cold, charming, have a way with the ladies, but he never lets anyone in. But Casino Royale changed it. Craig's era Bond shows vulnerability. He feels more passionately. और उसका मतलब ये नहीं है कि he's not James Bond. He still drinks martini, still have his car, suits and gadgets. ऐसा नहीं है कि James Bond movie don't use a certain formula, but they also evolve with the time, allowing for the character to grow. Ethan Hunt को देखो तो he even grows as someone who has lost everyone in his first mission to being the reliable leader in the last few films. और Fallout जो कि मेरे हिसाब से मिशन इम्पॉसिबल की बेस्ट फिल्म है, उसमें ईथन हंट सिर्फ एक्शन नहीं कर रहा, उसमें वो बस बेमतलब की कलाबाजियां नहीं मार रहा. ही इज एक्टिवली ट्राइंग टू सेव एवरीवन बिकॉज ही नोज एंड अंडरस्टैंड द बर्डन ऑफ लूजिंग एवरीवन. और इसे कैरेक्टर आर्क कहते हैं, वेयर अ कैरेक्टर ग्रोज विद एवरी फिल्म. और वही तुम वाईआरएफ में देखो तो सारे कैरेक्टर्स मूवी की स्टार्टिंग से एंड तक सेम ही रहते हैं. टाइगर फ्रॉम टाइगर 3 इज जस्ट सेम एज टाइगर फ्रॉम एक था टाइगर. पठान अपनी खुद की फिल्म में सेम रहता है फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट. और इवन दो वॉर फिल्म के एंड में कबीर डज रिमेन रोग, बट वॉर 2 मूवी उस चीज को ढंग से कैश इन भी नहीं करती. ही स्टिल नीड्स टू रिमेन द सेफ हीरो टिल द एंड. इमेजिन अगर फिल्म में जूनियर NTR की जगह पठान को भेजा जाता कबीर को पकड़ने के लिए, जिसमें कबीर वुड हैव रिमेन रोग ट्राइंग टू ऑपरेट इनसाइड कली, और कबीर के कर्नल लूथरा को मारने के बाद पठान वुड हैव स्कॉच्ड द अर्थ टू फाइंड कबीर. इट वुड हैव सर्व्ड द यूनिवर्स सो बेटर. सोचो अगर कबीर का कली को दिया हुआ टास्क टू प्रूव हिज लॉयल्टी एज अ कली सोल्जर टाइगर या पठान को मारना होता. द स्टोरी वाज राइट देयर, द मॉरल स्टेक, द फिजिकल स्टेक, एवरीथिंग वाज राइट देयर. बट नहीं, हमें तो सस्ती दीवार बनानी थी विद जनाबे अली. जब ईथन हंट बुर्ज खलीफा चढ़ता है या फिर when he hangs on to a helicopter, we don't think how unrealistic it is because we know it's all real. He did that. तो रिस्क रियल फील होता है, not because the story is gritty or realistic, but because the filmmaking earns it. Even with Bond, you can feel the impact of the action. Most of the time, it's absurd, but it still has a weight to it. वहीं अगर तुम YRF की मूवीज में देखो तो it is done mostly on a green screen with a slow motion, which just makes it risk free. हम ऐसा कभी फील नहीं करते कि अभी कुछ मेन कैरेक्टर को हो जाएगा. There's no risk to them or anyone else. There's no tension. अरे हाँ, वो YRF की टेंशन से याद आया, जब से धुरंधर आई है एवरीवन जस्ट हैज वन स्टांस ओवर धुरंधर एंड स्पाई यूनिवर्स, दैट इज रियलिज्म वर्सेस ग्लैमर. बट ये सही तरीका नहीं है. धुरंधर इज नॉट सक्सेसफुल क्योंकि इट्स रियलिस्टिक और ग्रिटी. इट्स सक्सेसफुल क्योंकि एवरी एक्शन, एवरी डायलॉग, एवरी साइलेंस इन द फिल्म इज अर्न्ड. आफ्टर द 2611 सीन आप वो ड्रेडेडनेस हमजा के कैरेक्टर पर फील कर सकते हो. यू फील द बर्डन विद हिम देयर. You as an audience bear the consequence of Hamza's action where he gives out the gun. मूवी में वो जब अकेला पाकिस्तान जाता है तो हम as an audience ये नहीं सोचते कि look how cool he is. Instead we think कि how will he survive? What is his plan of action? Dhurandhar reminds the audience that espionage is about the cost of oneself, the sacrifice of one's sanity.
But here's the important thing. YRF Spy Universe doesn't need to be Dhurandhar. They don't need to make it realistic or gritty or even make their heroes cry. They need to make their heroes matter. आशुतोष राणा ने सही कहा कि एवरी वर्क इज यूनिक। हम धुरंधर और स्पाई यूनिवर्स को एक लेंस से नहीं देख सकते, पर हम दोनों में लगे एफर्ट्स को तो देख सकते हैं, उनकी राइटिंग को तो कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सी विच फिल्म रिस्पेक्ट द ऑडियंस मोर। धुरंधर का हर एक फ्रेम फील्स समवन्स डेडिकेटेड हार्ड वर्क, और वहीं वाईआरएफ यूनिवर्स फील्स लाइक अ कॉर्पोरेट पैकेज। विलन चाहिए तो एक बड़ा एक्टर ले लो, कैमियो चाहिए तो एक बड़ा एक्टर ले लो, पोस्ट क्रेडिट सीन में नेक्स्ट फिल्म को टीज कर दो जिसका चाहे करंटली आई हुई मूवी से कोई रिश्ता नाता ही ना हो। इट्स नॉट फिल्म मेकिंग, दैट्स फ्रैंचाइज मैनेजमेंट। How can YRF fix itself without losing its identity? How do you keep doing the same and make it work? और जवाब सिंपल, make it matter. Give your character meaningful choices. We need to have characters जिनके किए गए कांड आगे जाकर मैटर भी करे। Like I said, वॉर मूवी के बाद कबीर is still rogue. He chooses to be rogue. So make that matter. Respect that decision. Show us how it internally changes Raw as an organization. Maybe Tiger or Pathan goes to catch him this time because of him going rogue, which for us as an audience makes things personal. Maybe stop using CGI for everything. हर एक फ्रेम feels computer generated. धूम में भी जय दीक्षित ने बोट को सड़क पे चलाया था, उसे एक बार वॉर 2 के सीन से कंपेयर कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट यूज CGI, सब टॉम क्रूज नहीं होते, even he needs CGI, but at least put some efforts into your action set pieces यार, improve the craft of it. पिछले 3 फिल्मों से ऐसा लग रहा है कि कोई PS3 के एरा का गेम खेल रहा हूँ। एंड आई नो द बजट कंस्ट्रेंट्स, पर फिर भी अगर आप नहीं कर सकते हो बिना CGI के तो एटलीस्ट इंप्रूव द राइटिंग ऑफ देम। अ फाइट डजंट नीड टू बी रियलिस्टिक टू बी गुड, इट शुड मीन समथिंग टू मी, इट शुड सर्व द स्टोरी रादर देन बीइंग द नेसेसरी फ्लैट एक्शन ब्लॉक। एड सम स्टेक्स टू योर स्टोरी, मेक योर कैरेक्टर्स वल्नरेबल। शायद कभी टाइगर को भी कोई कुत्तों की तरह मार सकता है, शायद पठान को भी कोई हरा सकता है, कबीर को भी कभी मैदान छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ सकता है। एक मिनट, ये तो हर फिल्म में यही कर रहा है। अभी तक जितने भी विलन स्पाई यूनिवर्स में आए हैं वो बस विलन्स ऑफ द वीक हैं, जो पूरी मूवी में हीरो से 2 कदम आगे रहेंगे और मूवी के एंड में आते आते इनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। फिर चाहे वो जिम हो या रघु, और इमरान हाशमी के कैरेक्टर का तो नाम भी याद नहीं है मुझे। सो इंस्टेड मे बी बिल्ड समवन हु वर्क्स इन द शैडो, समवन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, समवन विद ह्यूज सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और धीरे धीरे उसको अनकवर करो। मजे की बात तो यह है कि वॉर 2 में जब कली का इंट्रोडक्शन आया तो आई थॉट फाइनली ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, पर नहीं बहनचो, उनको भी ट्रिपिंग हाई ऑरा फार्म करके बर्बाद कर दिया। वॉर 2 इतनी बर्बाद फिल्म है ना, क्योंकि वहाँ साफ साफ पोटेंशियल दिख रहा है कि दे नो व्हाट टू डू बट दे डोंट वांट टू कमिट टू एन आइडिया। मैं सच बता रहा हूँ, जब वॉर 2 एंड हुई ना, आई वाज स्टिल होपफुल कि ये लोग कली को शायद आगे बिल्ड करेंगे, बट फिर अल्फा के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी इन लोगों ने। एक तो इन सबका अलग ही चल रहा है, ये साले हर बार कोई ना कोई भंवरों की मुरझाए हुए फूलों जैसी नई ऑर्गेनाइजेशन ले आते हैं और वो सब के सब इंडिया की बर्बादी चाहते हैं, बट फिर एंड में ISI हर बार मुंह उठा के चला आता है, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। पता नहीं क्या शौक है इन लोगों को। वैसे शौक से याद आया, अगर YRF को सच में चाहिए कि उनकी स्पाई मूवीज काम करे एंड ऑडियंस लव देम, तो उन्हें हमारा चूतिया काटना बंद करना होगा। ये हर बार इंडिया फर्स्ट बोल के उल्टा सीधा काम करते रहते हैं इनके स्पाइस। कबीर इकलौता एक कैरेक्टर था हु फेल्ट लाइक समवन हु केयर्स इन द फर्स्ट वॉर फिल्म, पर नहीं, उसको भी बर्बाद कर दिया वॉर 2 में। उसका रघु के कैरेक्टर को जिंदा छोड़ना इतना आउट ऑफ कैरेक्टर है ना, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने वॉर 1 में सारे रॉ एजेंट्स, बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खुद ढूंढ के मारा था, जो कि मोल थे ऑर्गेनाइजेशन में, विच शोज दैट ही नेवर फक्स अराउंड जब देश पर बात आती है तो। और वॉर 2 में ये आदमी रघु को छोड़ देता है। माथे पे चूतिया लिखा है क्या मेरे? और बाय द वे, आई कैन अश्योर यू, वो रघु को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि इट मेक सेंस नैरेटिवली और क्योंकि ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम, वरना तो फिर वो कर्नल लूथरा को भी नहीं मारता, क्योंकि वो तो इसके बाप समान था ना। वो इसलिए जिंदा छोड़ता है ताकि आगे जाकर जूनियर NTR की सोलो फिल्म बन सके। इट्स ऑल फ्रेंचाइज एक्सपेंशन। पर अब जब से वॉर 2 गड्ढे में जाके गिरी है तो ऐसा लगता तो नहीं कि ऐसा कुछ होगा। इससे अच्छा तो ये लोग उसे मार देते तो कम से कम मेरे अंदर कबीर के कैरेक्टर के लिए इज्जत तो रहती, और टाइगर और पठान के बारे में तो बोलना ही बेकार है। भैंचो, चलो एटलीस्ट मूवी में पठान इंडिया को तो बचा रहा था, सैलमोन भाई तो टाइगर 3 में सीधा पाकिस्तान को ही बचाने चले गए। सो या YRF को अपने देश के लोगों को चूतिया काटना बंद करना होगा। जिस घर में खाया पिया नंगा नाया, उसी में छेद, साले शक्ति कपूर, तू तो क्या कर रहा है? यही कारण है कि धुरंधर वर्क्स सो वेल। वो लोग कोई मंकी बैलेंसिंग नहीं करते अपनी मूवीज में।
स्पाई यूनिवर्स राइट नाउ डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें आगे करना क्या है। अभी तक सिंस पठान विच इज ऑफिशियली द फर्स्ट स्पाई फिल्म 3 फिल्में आई हैं और तीनों सोलो एडवेंचर्स हैं। They don't have any structure where they are heading towards. So अभी what they need is a proper plan of action for which they need to build a clear road map जिसको ये लोग follow करें, जिससे even audience को भी फर्क पड़े। Maybe with their next film Alpha build towards future। उस मूवी में दिखाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रखो, ना कि एक ही फिल्म में सबको मार के नक्की करो। Maybe introduce a new slate of films जैसे मैडॉक वालों ने किया अपने हॉरर यूनिवर्स के लिए। इससे एटलीस्ट लोगों को कुछ उम्मीद तो रहेगी कि आगे क्या आने वाला है। चाहे मूवीज अपने आप में मीडियोकर हो, जैसे कि थामा अपने आप में कुछ ज्यादा खास फिल्म नहीं है, बट एटलीस्ट उसमें ये तो दिखा कि दे आर बिल्डिंग अप टू समथिंग। सो मे बी यूज अल्फा एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर फ्यूचर फाउंडेशन। अगर वाईआरएफ अभी भी चाहता है तो दे कैन टर्न ओवर अ न्यू लीफ, दे कैन स्टिल मेक इट वर्क। दे डोंट हैव टू सैक्रिफाइस देयर स्टाइल फॉर इट, क्योंकि वो तो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। बल्कि स्टार्ट बिल्डिंग स्टोरीज दैट मैटर, ट्रीट योर ऑडियंस इंटेलिजेंस विद रिस्पेक्ट एंड मेक अ कमबैक विद